गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हालांकि आप सभी को विदित है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान संकाय एक अलग से सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। मात्र और मात्र जालौर का ऐसा पहला और प्रथम विद्यालय है जहां पर एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रही है और इसमें विशेषतः बालिकाओं के लिए ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और जिन बालिकाओं में 10th क्लास में 10वीं क्लास में 60% या 60 से अबव इनसे ऊपर परसेंटेज वाली बालिकाओं के लिए ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। प्यारे बच्चियों, फिर वेट किस बात का, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिसके 60% से अधिक है, 60% फिक्स है, तो अपना एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन है वो करवा सकते हैं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में आकर के। वहाँ पर वेल फैकल्टी के साथ आपकी एग्रीकल्चर साइंस की स्टडी बढ़िया होती है और इससे यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी इसके भविष्य में यदि देखें तो इसके बहुत सारे स्कोप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कृषि पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आप PhD कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और इन्हीं के साथ साथ आप जो टीचिंग लाइन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है वहाँ पर जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट आप संभाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप साइंटिस्ट के पद को भी सुशोभित कर सकते हैं। तो गुड लक सभी को। तो आज ही अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन आप विद्यालय सांचौर में आकर के करवा सकते हैं। अपना टॉपिक चला था क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, और फसल उत्पादन में आज हम बात करेंगे ग्वार की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है। ग्वार का वैज्ञानिक नाम है साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा। फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य माना जाता है। तो ग्वार एक लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल का सदस्य है जिनका इम्पोर्टेंस, महत्व, ग्वार के दाने में ग्वार गुण की 30 से 35% मात्रा पाई जाती है, तो चूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये एक लेग्यूमिनेसी कुल का पादप होने के नाते हरी खाद, ठीक है, हरी खाद खेत में तैयार करने के लिए भी किसान अपने खेत में ग्वार को उगाता है। ग्वार गम का उपयोग औषधि निर्माण के लिए, इसके अतिरिक्त खनिज उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी सामग्रियां तैयार करने में ग्वार का उपयोग होता है। ग्वार की उत्पत्ति स्थान भारत है, यहाँ पर 75% ग्वार का उत्पादन है वो होता है। राजस्थान के चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर और बीकानेर जैसे जिलों में इसकी खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। क्लाइमेट, जलवायु, ग्वार की खेती के लिए जलवायु कैसा चाहिए? जहाँ पर वार्षिक वर्षा मात्र 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर ग्वार की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बीजों के अंकुरण एवं जड़ों के विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और
इसलिए राज्य के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए ये फसल बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई है। ये सूखा सहनशील फसल है। यदि कम बारिश हुई है, दोबारा बारिश नहीं भी हो तो भी अपनी कायिक वृद्धि को रोक करके जननी वृद्धि के माध्यम से फूलों का, बीजों का उत्पादन करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बना लेता है। मृदा एवं खेत की तैयारी। ग्वार की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, खेत की तैयारी है वो अपन किस प्रकार से करते हैं। ग्वार की खेती के लिए हाई उच्च उर्वरकता वाली दोमट मृदा का प्रयोग सर्वोत्तम रहता है, जिस मृदा का पीएच मान 7 से 8 के मध्य एवं मृदा हल्की क्षारीय होती है तो वहाँ पर आपको ग्वार की अच्छी उपज मिल जाती है। ग्वार की फसल के लिए आप गर्मियों में एक जुताई कर लें मिट्टी पलटने वाले हल से, एक जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से, और एक से दो जुताई देसी हल से पैरों चला करके पाटा लगा करके भूमि को समतल कर लें और फिर है वो इसकी बुआई कर सकते हैं अपने खेत में। उन्नतशील किस्में, ग्वार की उन्नतशील किस्में RGC 936, RGC 1002, RGC 1003, RGC 1066, ग्वार क्रांति RGC 10333, ग्वार करण, ग्वार उदय, सूर्या ग्वार और दुर्गा सफ़ेद जैसी उन्नतशील किस्मों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। प्रति हेक्टर बीज दर एवं बीजोपचार, 1 हेक्टर में कितने बीज लेने हैं और उन बीजों को किन रसायन से उपचारित करना। ग्वार की एक अकेली एकल फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम चारे के लिए आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से खेत में इसकी बुआई करें। यदि बीजों के प्रोडक्शन के लिए बोना चाहते हैं 15 से 20 किलोग्राम लोगे और चारे के लिए बोना चाहते हो तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुआई करें। जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम के लिए एक बीमारी होती है इसमें झुलसा रोग, इस तरफ मैंने लिखा है पादप संरक्षण में रोग पहला झुलसा। तो इस झुलसा रोग से बचाव के लिए आप बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीजों को 250 ppm एग्रीमाइसिन या 100 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 100 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की घोल में 2 घंटे भिगो करके बीज को उपचारित करें। नए खेत में पहली बार ग्वार बोने पर बीज बोने से पहले राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर, दैट इज PSB फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस विलयकारी जीवाणु कल्चर से उपचारित करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। ये है आपके झुलसा रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई करने से पहले उपचार। क्या करेंगे, एक तो आप लेंगे 250 ppm एग्रीमाइसिन, ppm का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन, 100 पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल तैयार करना है। 2 घंटे तक बीजों को उसके अंदर भिगोना, फिर खेत में इसकी बुआई करनी। अंत में
इन रसायनों से जब आपका उपचार हो जाता है, उसके फलस्वरूप राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर पाउडर से बीजों को उपचारित करें और उपचारित करने के बाद फिर खेत में इसकी बुआई करें। इससे आपको फायदा होता है। ठीक है, ये हो गया आपके ग्वार के बीजों का उपचार, बीज उपचार। बुआई का समय एवं विधि, समय कब होना है और क्या इसकी मेथड है। जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है, बारानी भूमियाँ हैं, जहाँ पर बारानी भूमि का मतलब असिंचित क्षेत्र, वहाँ पर वर्षा शुरू होते, बारिश स्टार्ट होते ही आपको खेत में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा है, वहाँ पर आप 30 जुलाई तक इसकी बुआई है वो कर सकते हैं। विधि, कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए खेत में इसकी बुआई करते हैं। खाद एवं उर्वरक, बुआई से 4 सप्ताह पहले 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। अच्छी उपज के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फॉस्फोरस का प्रयोग कीजिए। इरिगेशन, सिंचाई, वर्षा समय पर हो तो सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि बारिश नहीं होती है तो आप ज़रूरत पड़े तब 1 से 2 सिंचाई हम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पहली सिंचाई बीज बोने के 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 50 से 55 दिन के बाद कर सकते हैं। तो ज़्यादा सिंचाई की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। 1 या 2 सिंचाई हल्की होगी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो हल्की सिंचाई कर लें तो आपकी फसल पक करके तैयार हो जाती है। खरपतवार का नियंत्रण, ग्वार की फसल में एक निराई गुड़ाई जब आपने बुआई कर ली उसके 25 से 30 दिन बाद करें। और ग्वार की फसल में वर्षा नहीं होने पर जल अभाव की दिशा में सल्फोसैलिसिलिक अम्ल में 254 पार्ट्स पर मिलियन ppm मिलाकर वानस्पतिक वृद्धि एवं पुष्पन अवस्था पर 2 छिड़काव करने से अधिक उपज प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बारिश नहीं होती है और ग्वार में पुष्पन की क्रिया नहीं हो रही है, जब पुष्प ही नहीं बढ़ेंगे तो फलियां कहाँ से बढ़ेंगी। तो इनको आप वानस्पतिक वृद्धि और पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करने के लिए एक रसायन है जिसका नाम है सल्फोसैलिसिलिक अम्ल। याद रहे, सल्फोसैलिसिलिक अम्ल का 200 ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन का घोल तैयार करके फसल के ऊपर छिड़काव करने से पुष्पन और फलन और पादप की कायिक वृद्धि प्रेरित होती है। तो सल्फोसैलिसिलिक अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं फसल के ऊपर और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं जल अभाव में या वर्षा की अनुपस्थिति में। पादप संरक्षण, इसमें कीट हैं, एफिड, जैसिड और सफ़ेद मक्खी रोग, झुलसा रोग और चूर्णी फफूंद जैसी बीमारियां और कीट संक्रमण फैलाते हैं। तो इनसे बचाव के उपाय, रोकथाम के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। ग्वार की फसल में एफिड, सफ़ेद मक्खी, जैसिड नामक कीटों का प्रकोप होता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए आप बुआई के 30 दिन बाद 300 ml मिथाइल डिमेटोन 25 EC या इमिडाक्लोप्रिड
0.005% यानी कि 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाते हैं, तब आपका 0.005% का घोल तैयार हो जाता है। एसिरामिप्रिड 0.004% और कार्बोसल्फान 0.05%। 250 लीटर पानी में घोल बना करके इनका छिड़काव करने से इन कीटों का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। दूसरा छिड़काव बुआई के 60 दिन के बाद आप कर सकते हैं। रोग झुलसा रोग होता है और दूसरा होता है चूर्ण फफूंद। झुलसा रोग एक जीवाणुजनित बीमारी है। इस जीवाणुजनित बीमारी के लिए अभी आपको बताया था कि एग्रीमाइसिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैसी मेडिसिन से उपचारित करने से झुलसा रोग का रोकथाम किया जा सकता है। तो 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप 10 लीटर पानी में, या 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 2 ग्राम मैंकोजेब को छिड़काव से आधा घंटा पूर्व मिला करके इनको, मतलब किसको, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैंकोजेब छिड़काव से आधा घंटा पहले इन सभी रसायनों को मिक्स करना है और फिर छिड़काव करने से इन झुलसा रोग का रोकथाम संभव किया जा सकता है। चूर्णी फफूंद रोग ये एक प्रकार का कवक जनित बीमारी है। तो इनकी रोकथाम के लिए केराथेन एक रसायन है, केराथेन LC 40 ml, केराथेन LC 40 ml 4 लीटर पानी में मिलाकर या 24 से 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण को प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करने से चूर्णी फफूंद नामक बीमारी से बचाव किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, फसल पकने पर अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई कर लेते हैं। सूखने पर बैलों, ट्रैक्टर, थ्रेसर द्वारा मड़ाई का कार्य, दाना अलग करने का कार्य किया जा सकता है। कटाई 60 से 80 दिन पर कर सकते हैं, यानी कि चारे के लिए आपने यदि गुवार बोया है तो बुआई के 60 से 70-80 दिन के बाद आप चारे के लिए उस फसल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्रति हेक्टर की दर से उन्नत वैज्ञानिक विधि से खेती की है तो 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर बीज प्राप्त हो जाता है और 250 से 300 क्विंटल हरा चारा आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा की वैज्ञानिक खेती का वर्णन आपको इस प्रकार से एग्जाम में करना है। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।